नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। नाज़रीन, हर साल देश के अंदर नए कानून बनते हैं, लागू होते हैं और हमारी अदालतें उसकी तशरीह करती हैं। उसके मुताबिक अगर उसमें कहीं कुछ कमी होती है तो उसको ठीक करती हैं और जनता के सामने उसे पेश किया जाता है। सन 2022 में भी बहुत सारे ऐसे कानून आए जो आपसे और हमसे मुताल्लिक रहे और जिन्होंने हमारे इस देश के लिए, इस देश को दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण, अपनी अहम भूमिका निभाई। आज हम ऐसे कानून के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, चाहे वो महिलाओं के लिए हों या पुरुषों के लिए हों या पूरे समाज के लिए हों या फिर उनके लिए हों जिनको हम अपने समाज में कहीं एक अलग वर्ग समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी अदालतें उनका भी ख्याल रखती हैं, उनके लिए भी फैसले दिए गए हैं। तो आखिर 2022 में क्या थे अदालत के अहम फैसले? इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील मोहतरमा प्राची प्रताप साहिबा और हमारे साथ हैं दूसरी खास मेहमान प्रज्ञा परिजात सिंह साहिबा। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्राची जी, 2022 बहुत अहम रहा अदालत के फैसलों के ताल्लुक से, और एक ऐसा भी साल था जहां कोविड के बाद में कुछ सुकून महसूस किया जा रहा था। कौन कौन से ऐसे फैसले थे जो आपको नज़र आए कि ये बहुत महत्वपूर्ण रहे, बहुत अहम रहे? चाहे उसमें हम अबॉर्शन की बात करते हैं तो वो भी आता है, और सेक्स वर्कर्स की बात करते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी कुछ किया गया। तो आपकी नज़र में कौन से ऐसे फैसले अहम रहे? जैसे आपने मेंशन किया कि अबॉर्शन के लिए, तो हम लोगों ने लास्ट ईयर 2022 में देखा कि यूएस में इतना हंगामा हो रहा था, अबॉर्शन लॉ बदल दिए गए, और उसी दौरान देखा गया कि इंडिया में इतना प्रोग्रेसिव लॉ लाया गया अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कि 24 हफ्ते तक के जो प्रेग्नेंट हैं लड़कियां, औरतें, वो अपना टर्मिनेशन करा सकती हैं प्रेगनेंसी का। और मैं लड़कियां और औरतें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें ये हेल्प किया गया कि जो 18 साल से कम के भी हैं वो भी करा सकते हैं, और दूसरा जो अनमैरिड है और अगर उन्होंने कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान वो प्रेग्नेंट हुई हैं तो वो भी टर्मिनेट करा सकती हैं, वो भी अबॉर्शन करा सकती हैं। तो इससे हमने देखा है, हम दुनिया भर में ऐसी खबरें आती रहती हैं जहाँ पे कि औरतों को साथ बहुत उनकी तबीयत भी खराब होगी तब भी वो अबॉर्शन नहीं करा सकती हैं क्योंकि उनके लॉज ही अलाउ नहीं करते। हाउएवर इंडिया में देखा कि इतना प्रोग्रेसिव लॉ अचानक से आ गया इन द लाइट ऑफ वर्ल्ड केओस ऑन अबॉर्शन लॉज, जो कि रिलीजन के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। बाकी बाहरी कंट्रीज में ऐसा है, मगर इंडिया में इसको एक बिल्कुल साइंटिफिक एंड मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया और वुमेन की साइकोलॉजी के हिसाब से देखा गया, और उस पर एक ऐसा जजमेंट लाए हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और उन्होंने कहा कि अबॉर्शन अलाउड है, 24 हफ्ते का है तो अबॉर्शन करा सकती हैं महिलाएं, औरतें। एंड दिस हैज ओपन्ड वे फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी instead of carrying the burden of having a child when they are not themselves able to take care of themselves. यानी अगर वो उसको बर्दाश्त नहीं भी कर सकती हैं और वो इसकी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी ले सकती है ना, वो अपने उसके लिए अब जरूरी नहीं है वो 24 महीने का अगर है तो उसको 24 हफ्ते का 24 हफ्ते करा सकते हैं, 24 हफ्ते तक अगर हो तो करा सकते हैं। इसके अंदर देखा जाए तो हमारी जो बच्चियां हैं या लड़कियां हैं उनकी सेहत का भी ख्याल रखा गया है कि वो अभी तक शायद वो इस तरह से पूरी मैच्योर है भी नहीं, और अगर उनसे कहीं ऐसा कुछ हो गया है तो उसको वो नहीं रखें। अब अदालत ने इस चीज की इजाजत दी। सिंपल लॉजिक दिया गया था कि यदि हमने मैरिड महिलाओं को ये अधिकार दिया हुआ है कि वो 20 से 24 महीने के अंदर कर सकते हैं, तो ऐसे में अनमैरिड महिलाओं से हम ये अधिकार क्यों छीने? क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है आर्टिकल 14 के अगेंस्ट चला जाएगा कि हम दो महिलाओं के ग्रुप में कैसे उनको बांट सकते हैं। यदि कुछ महिलाओं को ये अधिकार है जस्ट बिकॉज कोई अनमैरिड है इसलिए हम उनसे ये राइट्स छीन लें, ये ठीक नहीं है। इसलिए ये लैंडमार्क जजमेंट आया। वाकई एक बड़ा अहम जजमेंट रहा, और देखा जाए तो उस बर्डन से आजादी दिलाने की भी पूरी कोशिश की गई है। आपकी नजर में प्रज्ञा जी कौन से अहम फैसले रहे? महिलाओं के अधिकार की तो हमने अभी बात की है कि एक बहुत ही अच्छा जजमेंट था। इसके अलावा जो कि पता है कि ये कोविड का फेज चल रहा था, पिछले 2-3 साल लगातार कोविड की महामारी थी, और वैक्सीनेशन ड्राइव्स जोर शोर पे चली। एक पिटिशन दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जहां ये बोला गया कि कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता है वैक्सीन लेने के लिए। अब और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पे ये वर्डिक्ट भी दिया कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए
कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल आपको फोर्स नहीं कर सकता। एक बहुत सिंपल सा लॉजिक दिया गया कि ये जो है आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, नॉट जस्ट लाइफ बट अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, यानी किसी भी इंसान के पास अधिकार है कि उसकी बॉडी में क्या इंजेक्ट किया जाए, क्या नहीं इंजेक्ट किया जाए, उसके लिए उसको एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए। अब बहुत बार ये देखा गया कि कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज हैं जहां पे जिनको वैक्सीन नहीं मिली है उनको कॉलेज नहीं आने दे रहे हैं, उन बच्चों को, उनको दूसरे शहर नहीं जाने दे रहे हैं। इस तरीके की काफी पॉलिसीज आई थी। कोई इंसान डायबिटिक है, वो घबराता है कि नहीं मैं वैक्सीन नहीं लेना चाहता हूं, मुझे नहीं पता किस तरह से वो मेरी बॉडी में रिएक्ट करेगा। एज, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे में जो डिटरमाइन करते हैं। सो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज माना कि दो लोग सेम पेडिस्टल पे नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जिनको वैक्सीन दी है उनको भी कोविड हुआ हो, नहीं हुआ हो। तो ऐसे में तरजीह इस बात को दी गई है कि दोनों इक्वेटेड है, वी कैन नॉट फोर्स एनीवन कि उनको जबरदस्ती कोविड की वैक्सीनेशन दी जाएगी। यानी वहां पर भी देखा जाए तो कहीं देश के नागरिकों को एक, जो नहीं लगवाना चाहते उनको एक राहत दी गई कि नहीं, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। बिल्कुल, ये एक हमारा जो हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हमारी जो जमहूरियत है और मजबूत हो रही है इन फैसलों के जरिए। प्राची जी, और कौन से फैसले ऐसे आपकी नजर में? एक है एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड के जो एप्लीकेशंस होते थे उनकी पेंडेंसी बहुत लंबी थी। तो होता क्या था कि किसी के मान लीजिए फादर की डेथ हो गई तो उनको उनकी जगह उस नौकरी मिलने का होता था, मगर वो प्रोसेस इतना लंबा चलता था कि 10-10 साल बीत जाते थे, केस चलता रह रहा है और अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। तो वो परिवार अपना खर्चा कैसे चलाएगा? वो छोटी नौकरियां कर रहे थे या उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हो रही थी। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। तो लास्ट ईयर एक जजमेंट आया जिसमें बोला गया कि आपको 6 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो फैमिली है वो कैसे अपना निर्वाह करेगी, उनको भी अपने खर्चे चलाने हैं। एंड 6 मंथ्स इज मोर देन इनफ टाइम फॉर यू टू डिसाइड कि आपको इस बंदे को कहाँ पे जॉब देनी है। तो एक ये जजमेंट बहुत अच्छा है, बिकॉज व्हाट वी आर नॉट नोटिसिंग इज कि हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो लोगों की इकोनॉमिक स्थिति को और उनकी साइकोलॉजी को बहुत कंसिडर करती है। इनफैक्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट देखा जाए तो बाहर के मुल्कों के सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है इन सब मामलों में, कि वो अर्जेंसी महसूस करते हैं और बहुत ही एम्पैथिक डिसीजंस भी देते हैं। जी, इसके ऊपर ही एक छोटा सा रिमार्क्स मैं प्रज्ञा जी का लेना चाहूँगा कि कितना अहम वाकई आपको फैसला नज़र आता है? मुझे लगता है ये इकोनॉमिक और सोशल बेटरमेंट के तरफ एक अच्छा रवैया है सरकार का। और जैसा कि प्राची जी ने बोला कि हमारी सरकार काफ़ी सेंसिटिव है ऐसे मुद्दों के प्रति, प्रोएक्टिवली ऐसे मुद्दों को टेकअप करती है जहाँ की दूसरे, अगर हम जुरिस्डिक्शंस में जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे, वो अभी भी विचार कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में इन सब चीज़ों के प्रति बेहद संजीदगी है कोर्ट्स की, और वो सुओ मोटो भी ऐसे मैटर्स का कॉग्निजेंस लेती है। उसको ज़रूरी नहीं है कि कोई पिटिशनर आए या कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ पर्सनली ऐसी परेशानी हो तभी वो इस मैटर को सुनेगी। यदि उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे ये ज़रूरी है कि कोर्ट स्वयं स्वतः स्फूर्ति खुद ही अपने इस तरीके से किसी कानून को बनाए, तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही वेलकम मूव है कि जुडिशरी प्रोएक्टिवली इस तरीके के डिसीजंस ले रही है। हुकूमत ने हमारी ये कोशिश की है कि समाज का हर वर्ग जो है उसका विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात की गई है। और इसी के तहत ना सिर्फ हमारी पार्लियामेंट, हमारी सरकारें, हमारी अदालतें भी जो है वो कहती हैं कि नहीं, जो भी समाज का एक वर्ग है उसके लिए इंसाफ जो है उस तक पहुंचना चाहिए। इसी कड़ी में पिछले साल एक सेक्स वर्कर्स के ताल्लुक से भी एक फैसला आया था। मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी रोशनी डालें कि आखिर वो क्या फैसला था और कितना अहम रहा उस वर्ग के लिए। जी देखिए, पर्सनली ये जजमेंट मेरे दिल को काफ़ी छुआ, और समाज में बहुत ही तुच्छ समझा जाता है सेक्स वर्कर्स को। ज़रूरी नहीं है हर कोई इस प्रोफेशन में स्वेच्छा से आया हो, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की स्थिति रही हो। कभी कभी सर्कमस्टांसेस होते हैं कि किसी एक आपके रिश्तेदार ने बोला कि मैं तुम्हें नौकरी के बहाने दिल्ली ले जा रहा हूँ, और हुआ ये कि उन्होंने उनको कोठे पे भेज दिया। तो बहुत तरीके की सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से इंसान सेक्स वर्क में आ जाता है कारण अकारणवश। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हम डिग्निटी के साथ बिहेव नहीं करेंगे, उनको हम सामान्य सिटीजन मानेंगे। और जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है उसने सेक्स वर्कर को भी एक प्रोफेशन माना है, सेक्स वर्कर्स भी एक प्रोफेशन है।
हुआ यूं कि कुछ ऐसी पब्लिक पॉलिसीज वगैरह होती हैं जिसमें लोगों को बेनिफिट्स देते हैं, उसके लिए आपको सरकारी डॉक्यूमेंट दस्तावेजों की जरूरत होती है। कुछ सेक्स वर्कर्स गए अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए, उनके साथ हंसी मजाक हुआ, उनको नहीं बनवाई गई ये सारी चीज। तो इस तरह जब याचिका दायर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्स वर्क इज ऑल्सो अ प्रोफेशन और उसे उतनी ही हम डिग्निटी के साथ मानेंगे जैसे कि कोई बाकी दूसरा प्रोफेशन होता है, उनकी बेइज्जती नहीं होगी। इनफैक्ट प्रेस ट्रस्ट बोर्ड जो है और अलग लोगों को ये बोला भी गया, अलग ऑर्गेनाइजेशंस, पुलिस डिपार्टमेंट्स को, कि यदि आप रेड पे जाते हैं या कभी भी आप कहीं इस तरीके की सिचुएशन आपको इन्फॉर्म किया गया है कि कहीं ये ऐसे लोग मिले हैं और आप वहां जा रहे हैं और ऐसे लोगों को आप रिकवर करते हैं ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, तो आप इनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक में नहीं डालेंगे, इनका मजाक नहीं बनाया जाएगा। ये प्रॉपर प्रोफेशन है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी है, लेकिन हम इन्हें इज्जत देंगे। इसके लिए भी आर्टिकल 21 के एम्बिट को बढ़ाया गया। आर्टिकल 21 को माना गया कि ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, नैरो डाउन अप्रोच नहीं है, समय के साथ बदलाव बेहद जरूरी है और ऐसे में हमें ऐसी कैटेगरी के लोगों को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के ग्राउंड पे इंक्लूसिवनेस के तहत मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में लाना चाहिए और इनको इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो खुद से आया हो जी। बहुत सारे मामलात में ऐसा देखा गया कि जबरदस्ती उनको लाद दिया गया इस तरीके से, और अब उनके पास क्या चाह रहा है, क्या हम उनको आज भी समाज में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और नहीं तो उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं वो तो उनको मिलने चाहिए, कि एक बहुत अहम फैसला उसमें रहा। अब ये 2022 गुजरा, इसके अंदर बहुत सारे फैसले थे और भी हम फैसलों के ऊपर बातचीत करेंगे। 2023 में आपको क्या नजर आता है कि 2023 आपको कितना प्रोग्रेसिव नजर आता है, या वो चीजें, वो शोबे मैदान जहां आपको लगता हो कि ये यहाँ भी कुछ होना चाहिए, इस तरफ भी सोचना जरूरी है? देखिए, समय की सिफाकत, खूबसूरती यही है कि वो बदलता रहता है और यही सामंजस्य तीनों जो हमारे पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, जमहूरियत के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, वो इसीलिए हैं, तालमेल से काम करके चलते रहते हैं कि जहाँ पे भी शायद एक का खेमा कमजोर पड़ रहा है तो दूसरा वहाँ पे आके उनको करे। कई सारे अभी जो है लैंडमार्क डिसीजंस लाइंड अप हैं। इनफैक्ट अभी नए साल पे डीमोनेटाइजेशन का लैंडमार्क जजमेंट आया है कि डीमोनेटाइजेशन इलीगल नहीं था और आरबीआई की जो गाइडलाइंस थी वो प्रॉपर तरीके से हुई, उसमें 4:1 का आया है जजमेंट। इस तरीके के कुछ कुछ सुंदर जजमेंट्स पाइप में हैं और मुझे लगता है कि जो भी होगा भले के लिए होगा और नहीं होगा तो उसके लिए भी अपील के प्रावधान हैं और आई एम श्योर सुनवाई जरूर होगी। प्राची जी, आपको कौन से ऐसे फैसले अब नजर आते हैं कि हाँ, अब इस तरफ भी हमें सोचना चाहिए और इस तरफ भी बढ़ना जरूरी हो गया है? मुझे ऐसा लगता है जैसा कि अभी कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का रुख है, सिंपल एज जैसे कि ट्रांसफर पिटिशंस हैं कि हर रोज 10 ट्रांसफर पिटिशन लगेंगे। ट्रांसफर पिटिशंस की पेंडेंसी की वजह से कितने लोगों की लाइफ रुकी रहती है, वो एक बहुत ही बड़ा बदलाव है और ऐसा लगता है कि बहुत आगे ऐसे जजमेंट्स आएंगे जो इक्वालिटी के लिए होंगे, जो विमेन एम्पावरमेंट, ना कि सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट, फॉर जनरल एम्पावरमेंट के लिए भी होंगे। क्योंकि हमने ये भी देखा है रुख पिछले साल की 498A का जो गलत यूज़ हो रहा है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलत यूज़ हो रहा है, उसको भी रोकना चाहिए, या बेल एक्ट के लिए जो एम्फेसिस किया गया है। तो ऐसा लगता है कि 2023 भी एक बहुत बड़े चेंजेस लेके आएगा एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस वी एक्सपेक्ट मेजर चेंजेस। बेशक मुझे लगता है कि एज प्रैक्टिशनर सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही कम टेन्योर के दौरान जस्टिस यूयू ललित आए और बहुत ही 1-1.5 महीने के अंदर काफी केसेस का डिस्पोजल, कहते हैं 7 से 8 हजार केसेस का डिस्पोजल हुआ है विद इन 1.5 to 2 months। सो छोटे छोटे बदलाव लाए जा रहे हैं। कोई भी ऐसी स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज जो इम्पेडिमेंट लाती है, कोई भी ऐसी चीज जो रुकाव ला रही है एक स्ट्रक्चर की वजह से, ये सारी चीजों को हटाया जा रहा है। दिन प्रतिदिन हम भी बदलाव ला रहे हैं न्यायपालिका में, ताकि बाहर से जो लिटिगेंट्स आते हैं उनके लिए हम आसानी कर सकें, उनके लिए हम बदलाव ला सकें। चीज है कि हम लोग को हमारे चीफ कोर्ट में फाइल नहीं अलाउड है। आप आईपैड ले जाइए, आप सीखिए, आप अपने को बदलिए, और जो इतनी फाइल्स आ रही हैं उससे पेड़ भी कट रहे हैं। तो इट्स सस्टेनेबिलिटी एंड चेंज टुवर्ड्स कि आप समय के साथ बदल रहे हैं, बदलना जरूरी है, फोर्स किया गया आपको बदलने, पेपरलेस होते जा रहे हैं। हाँ, पेपरलेस होइए और आप बदलिए, आप टेक्नोलॉजी सीखिए, क्योंकि अगर आपको सर्वाइव करना है तो सीखना पड़ेगा। बेशक, और ये हमारे माननीय न्यायाधीश का है कि आपको सीखना है। वो तो आपने बहुत अच्छी बात कही, और अभी तक हमने तमाम बातें जो कही वो जनरल एम्पावरमेंट की बात की गई है। आपके अपने लिए
अगर मैं कहूं कि अदालतों के अपने लिए क्या कुछ अहम फैसले आते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बर्डन की बात हो रही है कि अदालतों के ऊपर काफी बर्डन है, फैसले में देरी की कभी कभार क्या अक्सर यही वजह भी सामने आती हैं कि बहुत सारे फैसले हैं। कोविड के दौरान भी ऐसा हुआ कि बहुत सारा जो बर्डन था और ज्यादा बढ़ गया। कहाँ आपको लगता है कि अब क्या जरूरी है अदालतों के ऊपर, ये बर्डन कैसे कम होगा? सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत रिजिडिटीज हैं और अभी भी हम उन पुरातन प्रोसीजर्स में इतना ज्यादा बंधे हुए हैं कि पहले प्लीडिंग्स कंप्लीट होगी, चिट्ठी भेजी जाएगी, जैसे इन्होंने बताया, रादर देन हम चिट्ठी किसी को भेजें और पोस्ट वाला या डाकिया जो है वो आपको वापस करे, फिर उसकी हम नोटिस लगाएं, फिर उसकी जो है हम उसको फॉलो करें कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ईमेल बहुत ही आसान तरीका है और जिस तरीके से इंटरनेट ने हम सबकी लाइफ में पेनिट्रेट किया है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी आई है, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के साथ बदलना बेहद जरूरी हो चुका है। कोविड की समय भारतीय न्यायपालिका एकदम नहीं तैयार थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक में अब ऑनलाइन सुनवाई होने लगी। एक आप ये बहुत छोटी सी बात समझिए कि यदि केरला का लिटिगेंट है जिसका सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा हुआ है, वो बेचारा 2 दिन पहले आएगा, होटल करेगा, उसे नहीं पता है कि उस दिन भी उसकी सुनवाई होगी, वो सिर्फ आने जाने में इतना पैसा खर्चा कर देता है और कहीं ना कहीं उसके लिए चीजें बहुत कन्वीनियंट हो गई हैं कि वो वहीं पे बैठे अपने वकील को दिल्ली में करके ऑनलाइन अपीयर हो सकता है। बात यहाँ सिर्फ यही है कि आपकी बात जज के समक्ष जानी चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर ध्यान अब दिया जा रहा है, बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बेहद जरूरत है। और जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनमें आज भी हम बंधे हुए हैं, मुझे लगता है हमें भारतीय समावेश को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय के साथ बदलना चाहिए। समय के साथ बदलना चाहिए और बदलाव की तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। बहुत सारे कानून के अंदर जो हमारी तब्दीली आ रही है। प्राची जी, प्रोग्राम के आखिर में आपसे भी एक छोटा सा रिमार्क्स चाहूंगा मैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अदालत और न्यायपालिका धीरे धीरे बदलाव ला रही है। उनको भी जब लगता है कि ये कोई बहुत पुराना लॉ है जिस पे बेस्ड, मैं नाम नहीं लूँगी ऐसे केसेस का जो कि सब जुडाइस हैं अभी, मगर ऐसा लग रहा है उन्हें कि ये केस जो लॉ है ये बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का, इसको बदलना है, तो वो उसको बदल रहे हैं। और प्रोसीजर्स और प्रैक्टिस में जो है उसमें भी बदलाव धीरे धीरे आ रहे हैं। समथिंग एज सिंपल एज जब हम केस होता है उसके बाद हम अपनी अपीयरेंस स्लिप देते हैं तो हम लिख के देते थे, अब उसको भी वो कह रहे हैं ईमेल के थ्रू दीजिए। तो वो जो थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस आ रहे हैं, बेबी स्टेप्स आ रहे हैं, उससे हम जानते हैं कि आगे बदलाव आएगा। हमारी जनरेशन उतना ना करे मगर आगे वाली जनरेशन उसको महसूस करेगी। और इससे सिर्फ हम लॉयर्स को नहीं मगर लिटिगेंट्स को भी बहुत फायदे होते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि ऑनलाइन अपीयर हो रहे हैं, ऐसा कई बार होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में हम ऑनलाइन NCLT में आज ही हम अपीयर हो गए, ठीक है, ऐसा है, हम कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम तो दिल्ली में, हम तो फोरम में जा सकते हैं, दूसरे वकील आ रहे हैं बॉम्बे से, अहमदाबाद से, तो वो लोग ऑनलाइन हो जाते हैं अपीयर, उससे उनका वक्त बचता है, जो लिटिगेंट है उसका पैसा बचता है। तो ये बहुत सारी चेंजेस हैं। मेन बात है जल्द सुनवाई की बात, जिसको अभी तक हम नहीं हासिल कर पा रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि वक्त लगेगा और खर्चा होगा, और ये दोनों चीजें हमारी जुडिशरी बचाने की कोशिश कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है। वक्त और खर्चा, इसको बचाने के लिए आज भी एक माइंडसेट है लोगों का कि अदालत जाने का मतलब है यही जो आपने कहा कि खर्चा भी है और वक्त भी बहुत लगेगा। अदालतें अपनी तरफ से कितने अवेयर करने की कोशिश कर रही हैं लोगों को? जैसे बहुत सारे मामलात में वकील की जरूरत नहीं होती, इंसान खुद जाकर के पेश हो सकता है, वहां पर भी अवेयरनेस की कमी नजर आती है। अदालतें अपनी तरफ से या जजेस अपनी तरफ से कितना लोगों को अवेयर कर रहे हैं और कहाँ इन मामलों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे लोक अदालत के जरिए हमने देखा कि बहुत सारे मामलों को हल करने की कोशिश की जाती है। सर देखिए, आईने भारत में आर्टिकल 39A का इंसर्शन इसीलिए हुआ था कि भारत में विधिक सेवाएं हर कोर्ट, चाहे कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, स्टेट कोर्ट हो या एपेलेट कोर्ट्स हो, वहां पर लीगल एड सोसाइटीज बने जो ऐसे लिटिगेंट्स हैं जो पैसे से अक्षम है कि उनको जस्टिस मिले, उनके लिए फ्री में सुनवाई होती है, सरकारी वकील उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराए गए हैं। तो सरकार का भी दृष्टिकोण अब बदल रहा है चीजों के प्रति। हर किसी की जेब नहीं है, क्षमता नहीं है कि वो पैसा खर्च कर पाए, तो
कोर्ट ने ये सहूलियत दी हुई है कि आप खुद भी जाके, जैसे कि पार्टी इन पर्सन कहते हैं, आप भी अपना केस, जी, आप अपना केस खुद भी प्रेजेंट कर सकते हैं। न सिर्फ ये, यदि आप गरीब हैं, आप नहीं बड़ा लॉयर अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप एक चिट्ठी, एक मामूली चिट्ठी आप कागज में लिख के जज के सामने ले जा सकते हैं कि माय लॉर्ड्स, मैं गरीब हूं, आप मुझे कानूनी सहायता आप मुहैया करवाइए, और वो आपको विधिक केंद्र ले जाएंगे और वो आपको लॉयर्स प्रोवाइड करेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये भारत का संविधान, उसने आपको ये अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 39A के माध्यम से। 1986 में फिर यही लीगल सर्विसेज एक्ट आया, और इस तरीके की कई सारी चीजें हो रही हैं हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लेवल दोनों पे, जहां पर लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई गई। लोग डरते हैं इस मामले में कि ऐसा तो नहीं कि ये जो हमें फ्री के वकील साहब मिलेंगे, उनकी नज़र में फ्री के होते हैं, बाकी तो उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बाकायदा दिया ही जाता है। तो ये जो हमें दिया जाएंगे, मतलब लीगल एड के तौर पर जो हमें वकील दिए जाएंगे, शायद ये हमारे केस को पूरी तरीके से, पूरे डेडिकेशन से ना लड़ें। क्या मैं अपनी जगह पर ये आप बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे केसेस आए हैं काफ़ी, जो बच्चे या बंदे लीगल एड में गए, बोले वो तो हमारा मैटर लटकाए हुए हैं, तो बोलते अच्छा आ जाओ हम फ्री में कर देंगे। क्योंकि एक हमारे लॉयर थे, वो कहते थे जो क्लाइंट आपको पैसा दे वो अन्नदाता, जो न दे वो भाग्य विधाता। तो ये मुझे ऐसा लगता है इन लीगल प्रोफेशन ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हमें सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना है, हमें लोगों के लिए फ्री में भी करना, हम लीगल एड के पार्ट हो ना हो, हमें करना पड़ेगा जहां जिसकी जरूरत है। और इंसान की आंखें देख रही हैं, उसकी पोजीशन आपके सामने है, उसका मुद्दा आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं एक जो एक इंसानियत का तकाजा होता है, उसके तहत भी सामने आना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए। हमारी जुडिशरी ने कोशिश की, आप जैसे वकील भी हैं जो इस तरह की कोशिश करते हैं, प्रसार भारती, दूरदर्शन, हम लोगों की भी ये कोशिश है कि हम आप तक आपके हक की बात, आपके कानून पहुंचाते रहें, और ये जिम्मेदारी आज भी हमने पूरी करने की कोशिश की है। उम्मीद है आज के इस डिस्कशन से, आज की इस बातचीत से आपने ज़रूर फ़ायदा हासिल किया होगा। आप अपने राय मशवरे हमें ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम में अपने जो आपके तजुर्बे थे, आपके जो नज़रियात थे, उसके ज़रिए आपने रोशनी डाली, 2022 के अहम फैसलों को आपने बताया। बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और नाज़रीन, आज की इस पेशकश के आखिर में हम फिर एक बार अदालत से और आपके लिए जो आपके हुकूक हैं, आपके राइट्स हैं, उनसे मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ आपको छोड़े जाते हैं और आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करते हैं। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। जानते हैं क्या है लोक अदालत और कैसे आप इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है। ये एक ऐसा मंच है जहां कानून की अदालत में या पूर्व मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों या मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है। दीवानी मुकदमात, अज़दवाजी मामलात, MACT के मुकदमात और छोटे जराइम के मुकदमात बुनियादी तौर पर लोक अदालत के लिए भेजे जाते हैं।